Hello student, I hope you all are doing well and this is part 7th of Adult Health Nursing 2nd BSc Nursing 4th SEM Unit 5th Nursing Management of Patient with Burn, Reconstructive and Cosmetic Surgery. In this lecture, we will discuss injuries and cosmetic purposes for the burn and other injuries. नाउ हम देखेंगे इंजरीज में कॉस्मेटिक पर्पसेस क्या क्या है। इंजरीज जब हो जाती है उसमें भी कॉस्मेटिक पर्पसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब प्लास्टिक सर्जरी परफॉर्म की जाती है टू मेन रीजन से। एक तो पहला हो गया टू ट्रीट इंजरीज, कोई भी इंजरी हुई है बहुत जो खतरनाक मतलब ट्रॉमा हुआ है, बहुत इतना खतरनाक ट्रॉमा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज का यूज करेंगे। और दूसरा फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस, मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए कॉस्मेटिक अपनी आपको मतलब कोई इंजरी नहीं हुई है बट आप अपने आप में कोई चेंजेस चाहते हैं फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, तो उसके लिए हम सर्जरी करते हैं। ठीक है, अब जो ट्रीट का इंजरी होती है रिकंस्ट्रक्टिव बर्न में, उसकी जरूरत पड़ सकती है प्लास्टिक सर्जरीज की। ठीक है, और अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो मतलब रेदर देन मतलब हमारी जो कभी इंजरीज हो रही है उस वजह से हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज तब करा रही हैं। ठीक है, अब जो पहला हो गया इसमें है इंजरीज एंड रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरीज। रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी फोकसेस ऑन रिस्टोरिंग फंक्शंस, अपीयरेंस आफ्टर ट्रॉमा, डिजीज और कंजेनाइटल डिफेक्ट। तो सिंपली हमारा जो ये रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी है वो हम कब करा रहे हैं, ये फोकस कर रहा है कि जो हमारा पुराना फंक्शन है, जैसे पहले काम किया करता था उसी तरह से अब वापस उसको किया जाए सही से। ठीक है, अगर कहीं पे मानो इंजरी हुई थी, ठीक है, इंजरी हुई और वहां पे हमारा फंक्शंस नहीं हो पाता तो प्लास्टिक सर्जरी कर दे रहे या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर दे रहे ताकि वो पहले की तरफ फिर से फंक्शन कर सके। ठीक है, और जो उसका अपीयरेंस है ट्रॉमा की वजह से जो खराब हो चुका था या डिजीज की वजह से या कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से वहां पे अपीयरेंस खराब हो चुका था तो उसको सही करने का काम है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिकंस्ट्रक्टिव एंड प्लास्टिक सर्जरी, ताकि इंप्रूव कर सके उसकी फंक्शनैलिटी को। ठीक है, उसकी फंक्शन जो है उसकी फंक्शंस को इंप्रूव कर सके, लाइक ब्रीथिंग को इंप्रूव कर सके, च्यूइंग और मोबिलिटी के लिए। ठीक है, ब्रीथिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कौन सी सर्जरीज की जाती हैं ब्रीथिंग को इंप्रूव करने के लिए, कौन सी रिकंस्ट्रक्टिव और प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है, हम क्या की जाती हैं, जैसे कि हम देखते हैं राइनोप्लास्टी की जाती है, मतलब जो हमारी नोज होता है उसको रीशेप किया जा रहा है। ठीक है, उसमें अगर कोई डिफॉर्मिटी लाइक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी आ गई थी, ठीक है, वो नोज सही से मतलब नहीं था, उसका शेप सही नहीं था, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए हम देखते हैं बहुत सारे एक्ट्रेसेस होती हैं जो अपनी नाक को रीशेप कर लेती हैं, उसे हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। वेयर सेप्टोप्लास्टी होती है जिसमें हमारा जो सेप्टम होता है, नीजल सेप्टम होता है, उसको सीधा करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम ब्रीथिंग के लिए करते हैं। और च्यूइंग के लिए हम कौन सी च्यूइंग के लिए भी हम सर्जरीज करते हैं। च्यूइंग के लिए हम कौन सी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करते हैं, ठीक है, हम वो देखेंगे। देन मोबिलिटी के लिए भी करते हैं। ठीक है, सो एक कंडीशन जो होती है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज में, जिसको हम कहते हैं स्मॉल जॉ। ठीक है, स्मॉल जॉ हो जाता है जब पेशेंट का, तो उसके लिए भी हम जो होती है च्यूइंग के लिए जो हम कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल जो हो जाता है पेशेंट का, उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है क्योंकि जो हमारा जो होता है वो पीछे की तरफ को ज्यादा चले जाता है, जिससे जो हमारा ब्रीथिंग जो पासेज होता है हमारा वो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है और ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टी आती है। ठीक है, और मोबिलिटी के लिए भी हम बहुत सारी वो करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बढ़ेगा। अगर किसी के फेस में बर्न हुआ है मानो, ठीक है, अगर किसी का फेस बर्न हुआ है, मेन जो पर्सन का फेस होता है वो बर्न हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं, सो दैट वो पर्सन भी कॉन्फिडेंट फील करे, कभी किसी के सामने जो है अशेम फील ना करे। ठीक है, नाउ कॉमन कॉजेज ऑफ इंजरीज रिक्वायरिंग प्लास्टिक सर्जरी। अब क्या कॉमन कॉजेज हो सकती हैं इंजरीज की जिसके लिए हमें क्या है प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ रही। सबसे पहले तो ट्रॉमा और एक्सीडेंट हो गया। अब वो ट्रॉमा और एक्सीडेंट होगा तो कहीं ना कहीं हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, रिकंस्ट्रक्टिव और प्लास्टिक सर्जरी की पड़ेगी। तो बर्न इंजरीज हो रखी है, स्किन ग्राफ्टिंग जिसके हमने पढ़ रखा है क्या होता है,
टिश्यू एक्सपेंशन और स्कार रिवीजन का हम कर रहे हैं, स्कार को रिमूव करने के लिए हम सर्जरीज कर रहे हैं, टिश्यू को सही करने के लिए सर्जरीज कर रहे हैं। अगर किसी का फेस का फ्रैक्चर हो रखा है ड्यू टू एनी ट्रॉमा तो उसके लिए हम करेंगे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे उसके जॉ का, नोज का, और जो आई का सॉकेट होगा उसके लिए हम कर सकते हैं। अगर कहीं पे डीप कट और वुंड है लाइक स्किन के फ्लैप्स लगा सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि स्किन फ्लैप्स क्या होते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं टू रिपेयर डैमेज टिश्यूज, तो डीप कट के लिए हम ये सब कर सकते हैं या वुंड के लिए। अब नाउ द सेकंड इज बर्थ डिफेक्ट एंड कंजेनिटल कंडीशंस हो जाती है, जैसे कि हमने पढ़ लिया क्लेफ्ट लिप या पैलेट सर्जरी करा सकते हैं, क्यों ये कंजेनिटल डिफेक्ट है, ये भी तो एक तरह की इंजरी है बट ये कंजेनिटल डिफेक्ट है, ठीक है। अगर किसी को कैंसर है, कैंसर हुआ या रिमूवल कर रखा है ट्यूमर का, तो उसके लिए ब्रेस्ट जो होता है, ब्रेस्ट कैंसर में हम देखते हैं कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो हमें पूरा का पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ता है, तो क्या वो पर्सन कॉन्फिडेंस फील कर सकता है? कभी किसी के सामने नहीं कर सकता है। अब कितना ऑकवर्ड फील होगा जब कोई पर्सन जो है एक ब्रेस्ट के साथ होगा और एक ब्रेस्ट उसका नहीं होगा, तो उस चीज से उसको फील ना हो, बुरा गंदा ना लगे, लोगों के सामने अशेम फील ना करे, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसे हम मेस्टेक्टोमी कहते हैं। आफ्टर मेस्टेक्टोमी हम क्या कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के, मेस्टेक्टोमी क्या है, ब्रेस्ट कैंसर को मतलब ब्रेस्ट को रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद हम उसमें स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं, स्किन की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं आफ्टर ट्यूमर रिमूवल, और फेस ऑफ और बॉडी पार्ट के कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। किसी डिजीज कंडीशन के लिए कर रहे हैं ना हम, ये किसी डिजीज कंडीशन की वजह से हम रिकंस्ट्रक्टिव और प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नर्व डैमेज एंड पैरालिसिस। अगर किसी पर्सन को का नर्व डैमेज हो चुका है, ठीक है, और उसे पैरालिसिस हो चुका है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, नर्व ग्राफ्ट कर सकते हैं, ताकि टू रिस्टोर मूवमेंट इन केस ऑफ लाइक फेशियल पैरालिसिस। नर्व ग्राफ्ट कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट है, हम नर्व ग्राफ्ट कर सकते हैं, उसके फेशियल को पैरालिसिस हो चुका उसके लिए हम कर सकते हैं। तो हम जैसे ग्राफ्टिंग में करते थे इसमें भी वैसे ही सेम करते हैं, लाइक एक हेल्थी नर्व्स को लेके उसको ग्राफ्ट करके जहां पे पैरालिसिस हुआ है, यहाँ पे जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे उसको लगा देंगे, तो वो एक तरह का हमारा नर्व ग्राफ्टिंग है। अब ये ऑटो भी हो सकता है, एलोग्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। एंड इथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, मतलब कि अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है उससे पहले क्या उसके लिए जो होता है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई पर्सन प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है तो उसके लिए कुछ लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको फॉलो आउट करना जरूरी है, या फिर हम कर रहे हैं, कोई भी पर्सन अगर कर रहा है, मतलब कोई भी अगर कर रहा है तो उसको बताना जरूरी है कि इससे क्या होगा, इन्फॉर्म करना जरूरी है, तो क्या प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी इंक्लूड्स बोथ रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स रेजेस सेवरल एथिकल एंड लीगल कंसर्न्स। अब जो प्लास्टिक सर्जरी होती है इसमें बोथ जो रिकंस्ट्रक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी दोनों कंटेन करके रखती है ये प्रोसीजर, ठीक है। अब इसमें जो होता है लीगल और एथिकल कंसर्न्स लेना जरूरी होता है, ठीक है। इश्यूज रिजॉल्व अराउंड पेशेंट ऑटोनॉमी, कंसर्न्ड सेफ्टी एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, तो उसके जो प्रोफेशनल अपनी सेफ्टी और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए हमें पेशेंट तो उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बताने पड़ेंगे। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑटोनॉमी, ठीक है। ऑटोनॉमी मतलब पेशेंट हैव राइट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर बॉडीज। पेशेंट के पास राइट है कि वो अपनी डिसीजंस को क्या कर सके, इन्फॉर्म कर सके ऑफ देयर बॉडीज। मतलब कि इसमें क्या होगा कि हम जो पेशेंट को है उसको फुली तरीके से हम इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी कंडीशन ये है, इस तरह से है और आपका ये ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। हम इसमें पेशेंट को पूरी तरह से बता देंगे, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी है, हम पेशेंट को ये चीज बता दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो पेशेंट की चॉइस है, ठीक है, उस पर्सन की चॉइस है वो ये कराना चाहता है या नहीं, क्योंकि वो उसकी ओन बॉडी है, ठीक है। सर्जन मस्ट इंश्योर दैट पेशेंट अंडरस्टैंड द रिस्क, बेनिफिट्स एंड अल्टरनेटिव्स। तो पेशेंट, सर्जन का सिर्फ ये काम है कि वो पेशेंट को ये बता दे कि आप ये सर्जरी कराने जा रहे हैं तो इसके ये रिस्क हो सकते हैं, ये बेनिफिट्स हैं और ये अल्टरनेटिव इसके हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज बेनिफिशियंस।
Procedure should be prioritize patients welfare and improve their physical and mental health. जो भी प्रोसीजर है वो पेशेंट को मतलब प्रियोरिटी में रख के किया जाना चाहिए, ठीक है। पेशेंट की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। पेशेंट की वेलफेयर और उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए ये करा जाना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज नॉन मैलफेसियंस, मतलब डू नॉट हार्म, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉन मेल फेसियंस, मतलब कि डू नॉट हार्म। सर्जन मस्ट अवॉइड अननेसेसरी रिस्क कॉम्प्लिकेशन इंश्योरिंग दैट प्रोसीजर डू नॉट कॉज हार्म, ठीक है। पेशेंट को अननेसेसरी कोई भी हार्म नहीं करना है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस और इंश्योरिंग प्रोसीजर डू नॉट कॉज हार्म। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रोसीजर करा जा रहा है वो पेशेंट को हार्म ना करे, ठीक है। पेशेंट को किसी भी तरीके से इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसे किसी भी तरीके से ये प्रोसीजर करते वक्त कोई हार्म नहीं होना चाहिए। जस्टिस equal access plastic surgery should be assured, especially for reconstructive process, avoiding discrimination based on the facial and social factors. Now जस्टिस का मतलब है कि इक्वल ही हमें हर किसी को प्लास्टिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराने का अधिकार है, ठीक है। हम कोई नहीं होते हैं, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस अगर वो फाइनेंशियली पुअर है तो हम ये नहीं कर सकते कि तुम ये नहीं करा सकते हो, ठीक है, तुम नहीं करा सकते हो। सोशल फैक्टर्स हैं कुछ जिसकी वजह से हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो हमें इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज वेरासिटी, ठीक है, ट्रूथफुलनेस। हमें क्या करना है, वेरासिटी दिखानी है, मतलब ट्रूथफुलनेस दिखानी है। सर्जन मस्ट प्रोवाइड ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अवॉइडिंग मिसलीडिंग मार्केटिंग एंड फॉल्स एडवर्टाइजिंग। तो जो सर्जन है उसको ट्रूथफुलनेस के साथ रहना है कि अगर ये सर्जरी होगी तो ये इस तरीके से होगी, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको सही सही बताना है कि इससे ये कंडीशन अकर हो सकती है। सही मिसलीडिंग नहीं करना है कि ये आप पे बहुत अच्छा दिखेगा अगर आप ऐसा कराएंगी तो आप में बहुत होगी, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें फोर्स एडवर्टाइजिंग नहीं करनी है, हमें जो सही है वो बताना है, हमें गलत नहीं यूज करना है, जो सही है उसी तरीके से उसको देना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस unit or regarding this lecture you can comment down and thank you for today.